एक मुस्लिम अपीसमेंट की बात चल रही है। मुसलमान सिर्फ भाजपा के डर से वोट देता है, और यही बात मैं मुसलमानों को कह रहा हूं। उन्हें इस बात का भी डर है कि प्रशांत किशोर मुसलमानों से बात कर रहे हैं, कहीं वोट कटुआ ना बन जाए वो। ये बात आप अपनी जात वालों को क्यों नहीं समझाते, सवर्णों को, जो बीजेपी का वोटर है। मुसलमानों के बीच में जाकर मैं मोदी जी की क्या चर्चा करूंगा, तो ऐसे ही उनकी बात नहीं सुनना चाह रहा। हो सकता है प्रशांत किशोर वही काम कर दें जो काम चिराग पासवान ने पिछली बार कर दिया था। महिलाओं की भागीदारी के बारे में आपकी पार्टी में क्या सीन है? जन स्वराज की सरकार बनी, 15 मिनट में शराबबंदी हटाकर फेंक देंगे। लोग कह रहे हैं कि भैया इससे तो महिला नाराज हो जाएगी। मैंने होता है होने दो। चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए। आदमी पूछ रहा है कि भैया इतना पैसा आया कहां से? बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, इनके जो जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे यह पैसा ले। इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब बिजनेसमैन हो, छोटे हो, नेता भी हो, नेता भी हो, बहुत लोग दे रहे हैं पैसा, बहुत लोग दे रहे हैं, दूसरी पार्टी के भी दे रहे हैं। अब लोग मन में सवाल यह है कि जो आदमी पैसा दे रहा है, कुछ उम्मीद तो वो भी कर रहा होगा। प्रशांत किशोर जी मोदी जी के साथ रहे, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन या ममता बनर्जी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट लोग हैं। तो आप क्या देख के चुनते थे? पैसा देख के चुनते थे? योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में बीजेपी का फ्यूचर कौन है? मैं इतना जानता हूं कि भाजपा का लीडर जो भी होगा वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा हार्डलाइनर होगा। अभी जातिगत जनगणना की बात चल रही है, तो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन मैजिक नहीं होगा। ये मैजिक नहीं है, और चुनावी लोग पूछते हैं कि प्रसाद जी जीतकर आ गए तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, और जात पात तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने जब भी एक बड़ा कार्यक्रम किया उसमें आपने कह दिया कि जो हमारा अध्यक्ष होगा वो इस जाति से आ सकता है। आज बिहार की जो मैं बड़ी समस्या देखता हूँ, लड़का पलायन करना पड़ता है, छोटे छोटे पैसों के लिए दिल्ली में काम कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी बदहाल है, स्कूल कॉलेजेस उस हिसाब से नहीं है, सब कुछ बदहाल है। अब ये कैसे बदल जाएगा? आपकी सरकार बन भी गई, जैसे फिर मैं केजरीवाल जी को लाऊंगा। बिहार में पूंजी की उपलब्धता को ठीक कर दिया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रिवर्स किया जा सकता है। ये बात आप नीतीश जी को क्यों नहीं समझा पाए? अब जनता पूछती है कि जनस्वराज में टिकट पाने का क्या आधार होगा? बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो मुझसे कहे कि प्रशांत जी ने कहा था कि सारे यूट्यूब पत्रकारों को बचा लेंगे, कोई केस हुआ, बाद में भुला गए। अब वो कह रहे हैं कि हमको डर लग रहा है कि प्रशांत जी के इर्द गिर्द बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, हम लोग को डर है कि जो युवाओं में उम्मीद थी कि झंडा हम बुलंद किए, टिकट नेताजी का लड़का ले जाएगा। एक इंटरव्यू और बड़ा वायरल आपका हुआ पानी पीने, करण थापर जी। करण थापर मेरे बड़े मित्र हैं। ऐसा नहीं है कि करण थापर से मैं कोई डर रहा हूं कि मैं इंटिमिडेट हो जाऊंगा। काम छोड़ दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए। अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो तो हम ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। मोदी जी का, नीतीश कुमार का ही झंडा लेकर घूमेंगे। आप 19 में तो हम नहीं आए थे, तब तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे नहीं। लार्जर देन लाइफ तो आपे बना दिए। ठीक है भाई, हो गया। मान लीजिए हमसे गलती होगी तो प्रायश्चित भी हम ही कर रहे हैं। फिर नीतीश जी को बनवा दिया, धूल हम ही फांक रहे हैं। नीतीश जी को तो फिर बनवा दिया। अरे प्रशांत किशोर जी अगर सिंगल मेजोरिटी नहीं बना पाए तो क्या वो भी अपने बच्चों को कसम खाते कि मैं भी इन दोनों से नहीं जुड़ूंगा? मेरे बच्चे तो नहीं, मेरा एक बच्चा है, मेरा एक ही बेटा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये तो बात कर रही ना आपने, इसमें बच्चों को क्यों नहीं लाया? आप दुनिया के बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल कि आप अपने बच्चों का आंखों देखिए। आप भी अपने बच्चे को दिमाग में रखिए और आप कहिए कि मैं भी कह रहा हूं कि मैं अपने बच्चे को दिमाग में कह रहा हूं कि मैं बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी से नहीं जुड़ूंगा। भाई हम इसको आप जैसे ही मैं कहूंगा, आप कहोगे ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। आपने कहा कि देखो लालू जी को यादव समाज का नहीं फिक्र है, अपना लड़का बनवा दिए, तुम्हारा लड़का थोड़ी ना बना। सबसे आप ऐसे पूछते हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का नौवा नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा। फायदे के लिए जो लोग ये बात कह रहे हैं वो देश को गुमराह कर रहे हैं। भाई आप खुद 60 वर्ष सरकार में थे। बिहार को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, नीतीश जी ने या लालू तेजस्वी परिवार? ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन है, नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी? अब लेंस लगा कर देखना पड़ेगा, थर्ड एम्पायर को भेज तो अंदर से देखिए ना। बिहारियों के आन बान के सवाल है, और पहली बार हम लोग ये दिखाएंगे कि भैया बिहार में सारे लोग अनपढ़ नहीं है। जो गंजी के शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता बिहार का नहीं है। अब की बार प्रशांत किशोर की सरकार अगर 130-40 सीट आई तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा। अर्श पर या फर्श पर, बीच में नहीं मरेगी। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में देखते हैं प्रशांत किशोर और शुभंकर मिश्रा के साथ में कैसे प्रशांत किशोर ने दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु सारे जगह पे जीत हासिल करा करके किसी न किसी को मुख्यमंत्री बना करके, और अब की बार बिहार में अपनी राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह से स्पष्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि बिहार के लोग भी विकास कर सकते हैं, विकास हो सकता है बिहार में भी, बस बिहार को बदलने की ज़रूरत है। और अब की बार
बिहार के लोग इसे बदल के रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अपना प्रतिक्रिया जरूर क्योंकि प्रशांत दीजिएगा। किशोर जी एक रैली में गए और कहे कि देखो भाई तुमने मोदी जी को पुलवामा के नाम पर वोट दिया, काहे तुम्हारा विकास होगा। नीतीश जी को तुमने इस नाम पे वोट दिया, लालू जी को तुमने इस नाम पे वोट दिया, अरे विकास चाहिए तो फिर लड़का लोग की तरफ देखो। मोदी जी ने कहा इस बार बजट में सारा पैसा बिहार को दे देते हैं। अब सवाल ये सवाल ये है कि अगर बिहार का विकास करना है तो पैसा तो नीतीश कुमार जी लिया, जिनको आपने कहा कि आखिरी समय में चल एकदम बिल्कुल रिटायरमेंट तरफ चल रहा है। अगर जात पात देखना है तो हिंदू मुसलमान तो हर बार हो ही जाता है। फिर एमवाई फैक्टर आप ही लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी की पार्टी करती है। तो जात के हिसाब से, विकास के हिसाब से कई पॉलिटिकल पार्टीज जो क्लियर है कि भाई हमारे पास पैसा, सेंट्रल पार्टी हम है, 60,000 करोड़ हम दे रहे हैं, हमको सरकार में लाओगे तो आगे मिलेगा। हम प्रशांत किशोर को ठीक बात है। आपने मेरा पूरा भाषण शायद ध्यान से सुना नहीं मोदी जी के हवाले से। पहली बात तो जो अभी बिहार को मिला है बजट में जो थोड़ा बहुत पैसा, और कितना चाहिए सर? मैं बता रहा हूँ 2015 के चुनाव में मोदी जी ने दिल्ली से नहीं, बजट से नहीं, बजट में नहीं, आरा में सभा में पूछा और हाथ उठाकर बोला कितना चाहिए, कितना चाहिए, 60,000 दूं कि 60,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं। बढ़ाते बढ़ाते बोला 1,60,000 करोड़ का पैकेज दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? बीजेपी को 55 सीट आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेंटर पैसा दे रहा है कि नहीं, तो ये बात ही नहीं कर रहे। हम लोग ये कह रहे हैं, वो डीएनए वाला करवा लिया था ना सर उस टाइम। तो अब गजब आपने किया था। हम अभी क्या करें मोदी जी के लिए? मैं गांव गांव जाकर ये कह रहा हूं कि 14 में हम लोगों ने 30-32 सीट मोदी जी को जिताया। जाति धर्म भूल कर जिताया, क्योंकि मोदी जी के जाति का तो कोई बिहार में रहता नहीं है। फिर भी लोग कहता है बिहार में सब जाते वोट देता है। हम कहते भाई मोदी जी को वोट कौन दे रहा है, उनके जाति का तो कोई नहीं है बिहार में। 14-15 में हम लोगों ने मोदी जी को यहाँ से 30-32 सीट दिया। 2019 में 39 सीट जिता दिया। इस बार भी 30 जिताए हैं। और मैं लोगों को कहता हूं कि भाई जितने यहाँ पर मोदी के भक्त हैं, भाजपा के वोटर हैं, आप लोग एक मदद मोदी जी का कीजिए। हमको ये दिखा दीजिए कि एक कोई बैठक मोदी जी ने पिछले 10-12 साल में की हो जो बिहार के विकास के लिए बैठक हो। काम छोड़ दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए। अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो तो हम ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। मोदी जी का, नीतीश कुमार का ही झंडा लेकर घूमेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 10-12 साल में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए कोई एक बैठक एक दिन अपना नहीं निकाला। तो मैं लोगों को ये बताता हूं कि भाई जिस आदमी को तुमने 30, 32, 35 सीट जिताया है, उस आदमी ने आपके विकास के लिए एक दिन नहीं निकाला, अपने आपके बच्चों के लिए एक दिन नहीं निकाला, फिर काहे उसको वोट देते हो? और लोग ताली बजाते हैं, लोग कहते हैं ना भैया बात तो आप ठीक कह रहे हैं। आप जितवाए थे इसलिए देते हैं। नहीं, हम तो 14 में मान लीजिए मदद किए थे। आप 19 में तो हम नहीं आए थे। तब तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे नहीं। लार्जर देन लाइफ तो आप ही बना दिए ना। ठीक है भाई, हो गया। मान लीजिए हमसे गलती हो गई तो प्रायश्चित भी हम ही कर रहे हैं। फिर नीतीश जी को बनवा दिया, धूल हम ही फांक रहे हैं। नीतीश जी को तो फिर बनवा दिया। अरे भाई गलती किए तो प्रायश्चित भी हम ही कर रहे हैं, आप तो नहीं कर रहे हैं। बनवाए इनको, गलती हुई तो प्रायश्चित कर रहे हैं, गांव गांव जाकर धूल फांक रहे हैं। अब उसको सुधारने का देखिए जी। अगर एक बार को आप मान लीजिए कि आपने गलती की, आपके पास दो विकल्प, बार बार की, मान लीजिए बार बार की, तो आपके पास दो विकल्प है। या तो उस गलतियों का पर चर्चा करते रहें, रिग्रेट करते रहें, या उस गलती को सुधारने के लिए प्रयास करें। तो मैं अब अगले जीवन के 10 साल 12 साल जो भी मैं कर सकता हूं वो अब फिर इसमें उसको बिहार को सुधारने के लिए कंफ्यूजन फिर हमको आ रही है। एक कंफ्यूजन ये आ रही है, आपने कहा मैं एक चीज हासिल करता हूं फिर मैं स्टेबल नहीं हो जाता, मैं तो कुछ और चाहता हूं जी। तो वो गलती की वजह से आपने नीतीश जी का साथ छोड़ा, मोदी जी का साथ छोड़ा, या आपको लगा यार अब तो बड़ा बोरिंग सा हो गया, कुछ नया लाइफ में ट्राई करते हैं? वो मेरे लाइफ का एक दौर था जिसमें मुझे ये जो चीज मैं कर रहा था कि मुझे इस चीज को करना है और इसको करके देश में दिखाना है, अपने को समझना है, देश को दिखाना है कि ये चीज मुझे आती है, मैं कर सकता हूँ। कर लिया, खत्म हो गई कहानी। आप ये कह रहे हैं कि जो किया वो गलत था, तो मैंने आपको कहा, आप कह रहे हैं कि वो लोग कुछ नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, अगर गलती है भी तो उसका सुधार भी हम ही कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आता है। लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी मोदी जी के साथ रहे, अब मोदी जी से बिल्कुल अलग विचारधारा अमरिंदर सिंह की है। उस टाइम तो, अब तो साथी हो गए, उस टाइम अलग थी। जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन या ममता बनर्जी, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट लोग हैं। तो आप क्या देख के चुनते थे? पैसा देख के चुनते थे, कंपटीशन देख के चुनते थे, या मोदी जी ने आपको आपके मन का नहीं दिया तो कहा आप मोदी जी को हराना शुरू कर देते? दो तीन बातें। जिसको ऐसा लगता है कि पैसा के लिए काम किया
तो इतनी समझदारी तो आपको होनी चाहिए कि पैसा ज़्यादा कहाँ है, चुनाव जो लड़ रहा है उसको जिताने में या जो जीत कर आ गया उसके साथ रहने में। तो अगर मुझे पैसा कमाना होता तो जिनको जिता कर लाए, मान लीजिए मोदी जी ने हमारे मन का नहीं दिया, अमरिंदर सिंह ने तो दिया होगा, नीतीश कुमार ने तो दिया होगा, ममता जी ने दिया होगा, स्टालिन ने दिया होगा। बढ़िया, सुनिए मेरी बात। तो अगर मुझे पैसे से मतलब होता तो सरकार बनने के बाद तो हम पैसा कमाने की संभावना तो वहां ज्यादा है। हम तो कभी सरकार में कहीं रहे नहीं, हम तो आंध्र प्रदेश जीतने के बाद बंगाल चले गए। अगर हमको पैसा कमाना होता तो आंध्र प्रदेश में रहते, पैसा तो कमाए ना सर। आप सुन तो लीजिए आप मेरी बात, पैसा फैक्टर नहीं है। आपने कहा किस आधार पर चुनाव, हाँ, ये सारे इस बात को मैंने पहले भी बताया है। जब आप जीवन की शुरुआत कर रहे होते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि आप अपने चॉइस का ही काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। मोदी जी के साथ कैसे जुड़े? मोदी जी के साथ काम करने आए, न्यूट्रिशन पर काम करने आए, और क्योंकि वही पढ़ाई पढ़े, वही समझे हैं, वही जानते थे। धीरे धीरे रास्ता अलग हो गया, राजनीतिक सलाह देने लगे या उसमें कुछ काम किया। मोदी जी के साथ जब काम किया तो उनके साथ ये एक व्यवस्था थी कि जिस तरह की एक पैरेलल प्रोफेशनल सेटअप बनाई गई है चुनाव प्रबंधन और राजनीतिक दल की मदद के लिए, एक ऐसी व्यवस्था देश में सरकार के साथ भी बनाई जाएगी जो कि लेटरल इंट्रेंस के लिए होगी। और एक वो मेरी अपनी सोच है कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। उसका बहुत बड़ा फ्रेमवर्क उनके साथ मिलकर बनाया गया था। जब चुनाव के बाद वो बात नहीं बनी या किसी वजह से वो बिल्कुल नए थे, नहीं करना चाहते थे, तो हम उससे अलग हो गए। ठीक बात। फिर हम कुछ तो करेंगे। तो मैं बिहार आया, नीतीश कुमार जी मिले, उन्होंने उस समय अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। तो किसी ने इनको बताया था, भाई आप वो मोदी जी का जो कैंपेन चलाया वो लड़का तो बिहार का ही है। तो ये आए हमसे मिलने दिल्ली। तो हमने बताया सर आपने क्यों छोड़ दिया मुख्यमंत्री का पद? तब ये छोड़कर मांझी जी को बना दिया। बन गए थे फिर। तो इन्होंने कहा भाई हम तो इतना 10 साल काम किए, उसके बाद जनता ने हरा दिया हमको, तो अब हम किस मुंह से रहते हैं वहां, तो इसलिए मांझी जी को बना दिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो उस समय मुझे कोई राजनीति में मेरी दिलचस्पी बिहार की नहीं थी, और बिहार के नागरिक होने के नाते हम लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा था, और ये भी देखा था कि नीतीश जी के आने के बाद कुछ सुधार यहाँ पर होता हुआ दिखा था। तो मैंने उनको कहा सर खाली चुनाव हारने की वजह से अगर आप छोड़ दिए हैं तो आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, और हम लोग हर तरह से आपकी मदद करेंगे कि आप चुनाव जीत जाइए। उस समय नीतीश जी ने मुझे कहा भी कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना पार्टी भी नहीं बची है, अब तो मुख्यमंत्री का चेयर भी नहीं है, तो क्यों आइएगा? हमें बिल्कुल आएंगे सर, आप बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं, बिहार का भला हो, से क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आए, और एक ही शर्त रखी थी कि आप वापस मुख्यमंत्री बनिए। तो आप रिकॉर्ड को जाकर देख लीजिए, हमारे सलाह के बाद नीतीश जी खुद से वापस आए, मुख्यमंत्री बने, उनकी मदद की गई, उनको जिताया गया। और सिर्फ जिताया नहीं, तो प्रशांत किशोर से एक पार्टी का जन्म हो गया। सुनिए, 7 निश्चय का कार्यक्रम भी बनवाया, बिहार विकास मिशन जो लेटरल इंटेंट की व्यवस्था थी वो भी बनवाया। लेकिन जब वो चुनाव चल रहा था तो 2015 में एक अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव जीते थे दिल्ली में, जनवरी में। नवंबर में हम लोग जीते बम्पर। तो आपस में एक सोशल मीडिया पर बकझक जो कह लीजिए कि कौन ज्यादा होशियार है, कौन ज्यादा बेहतर चुनाव की समझ रखता है। कि भाजपा को, मोदी जी को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने हराया, और यहाँ पर महागठबंधन ने हराया प्रशांत किशोर के साथ। तो जो सोशल मीडिया पर चिट चैट चला, तभी इकोनॉमिक टाइम्स में एक इंटरव्यू हुआ अरविंद केजरीवाल जी का, और उस इंटरव्यू में किसी ने कहा कि ये चर्चा है कि बिहार में जो महागठबंधन की मदद की है प्रशांत किशोर, ये कांग्रेस उनको लाकर अमरिंदर सिंह उनको पंजाब में लाना चाह रहे हैं। तब आम आदमी पार्टी की बड़ी हवा थी पंजाब में, उनको लगता था कि हम जीत रहे हैं, बड़ी हवा, माहौल बना था, बड़ी माहौल बना हुआ था। इस बार जो जीते इससे ज्यादा माहौल था। तो अरविंद केजरीवाल का उस बयान, उसका उत्तर था कि अगर प्रशांत किशोर पर इतना ही भरोसा है तो प्रशांत किशोर आकर देख लें पंजाब में। और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि इसको छापिएगा जरूर। ऐसा ही इसको कहते हैं ना, सब कुछ करने का लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का। तो फिर हम लोगों ने कहा यार ये तो लड़कों की आन पर बात हो गई, अब चलो पंजाब ही चलते हैं। तो अच्छा खासा बिहार में थे, छोड़कर लड़कपन भी है, थोड़ा अनुभवहीनता भी कह सकते हैं। एक बिहारी सब पर भारी। नहीं ऐसी बात नहीं, अब वही ईगो तो, और क्या था इसमें सर? वो बिहारी नहीं, ईगो ही है, वही आपको बेवकूफी है, नीरा बेवकूफी थी उस समय। लेकिन लगा यार ये आदमी ऐसे सामने से कह रहा चलो पंजाब, तो जाके पंजाब उलझ गए, पंजाब उनको हराया भी। फिर जब पंजाब हो गया तो लोगों ने कहा यार सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो चलो यूपी
यूपी में अगर कांग्रेस को जिता देंगे तो ये इससे बड़ा कोई गेम नहीं है। फिर तुझसे बड़ा नहीं होगा। फिर वहां गए नहीं, गड़बड़ाए नहीं, ये तो लोगों को लगता बाद है। में खटिया सब उठ गई थी। मैं बता रहा हूँ, खटिया तो बाद में आई, खटिया से पहले कुर्सी का जुगाड़ किया था मैंने। कांग्रेस ने उस समय कहा, मैंने उनको शर्त रखी थी कि उस समय प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं थी, कि आप राजनीति में प्रियंका जी को लाइए, इनको सीएम का फेस बनाइए और हम लोग कैंपेन करेंगे और अकेले लड़िए, जीतिएगा। पहला नारा वहां का था 27 साल यूपी बिहार, हमारा ही राज्य। हाँ। तो उसमें सपा और बसपा दोनों और भाजपा तीनों पर अटैक था। 8-9 महीना वो कैंपेन चला, जो खटिया बता रहे, उठी बैठी सब हुआ, लेकिन थोड़ी सी ग्राउंड पर सुगबुगाहट शुरू हो गई। कांग्रेसी बीइंग कांग्रेसीज, उनको लगा कि भाई अब जब थोड़ा बहुत माहौल बन गया है तो जो अखिलेश यादव सपा वाले 40 सीट नहीं दे रहे थे, अब 110 सीट दे रहे हैं। तो आप याद कीजिए 2017 में सपा से 110 सीट कांग्रेस को मिल गई। तो इन लोगों ने हम लोग को एक तरीके से बेच दिया, 110 सीट लिया। नतीजा ये हुआ कि पूरे कैंपेन की धज्जी उड़ गई, प्रियंका गांधी आई नहीं और हम लोग बुरी तरह हारे। हारने का पूरा दोष कांग्रेस पर नहीं गया, राहुल गांधी पर नहीं गया, प्रशांत किशोर पर फोड़ा गया। ठीक है, पंजाब जीते वो भूल गए, यूपी जीते उसका ठीकरा मेरे पर फोड़ा गया। फिर हम लोगों ने जीरो से शुरू किया। जब यूपी हार गए तो लोगों ने कहा अरे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर आंध्र प्रदेश गए, वो जीता, तमिलनाडु जीते, तेलंगाना जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते, बंगाल जीते। बंगाल वाला जबरदस्त था, आपने कहा जब सब जीते नहीं क्रॉस हो गई। तब अब लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कुछ भी हो, लड़के को चुनाव की समझ तो है। ये 10 बरस का संघर्ष है मेरे भाई, एक दिन में लोगों ने नहीं माना है। और जो मैं बिहार में कर रहा हूं इसको भी एक दिन में लोग नहीं मानेंगे, लेकिन आप लिख कर रखिए शुभांकर भाई, लोग मानेंगे कि इस लड़के ने बिहार में वो करके दिखाया, बिहार के लोगों ने वो करके दिखाया जो देश में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, कि बिहार के जातियों में बटे हुए इसी समाज ने, अनपढ़ समाज ने बिहार की सबसे बेहतर लोकतांत्रिक दल का निर्माण किया और उसको जिता कर लाया। अब 1 साल इंतजार कीजिए, नवंबर में मैं आपको रहूंगा, ये दिखेगा। इलेक्शन, पूरा इलेक्शन यही अरे आप नवंबर, अरे भाई अब कितना भी कवर कीजिएगा, परिणाम के दिन तक तो रुकना पड़ेगा। हाँ हाँ रुकेंगे। और आप देखिएगा कि ये होता है कि नहीं, ये बिहारियों के आन बान के सवाल है। और पहली बार हम लोग ये दिखाएंगे कि भैया बिहार में सारे लोग अनपढ़ नहीं है, जो गंजी के शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता बिहार का नहीं है। बिहार में बहुत सारे विचारवान, पढ़े लिखे, समझदार लोग भी हैं जो कई दूसरे राज्यों के लोगों से बेहतर समझ रखते हैं। अब एक कठिन सवाल, आपने सवाल कठिन और आपने बताया कि बंगाल ये सब जीते सब रहा। प्रशांत किशोर कुछ महीने पहले फिर बड़े चर्चा में थे, और फिर टीवी पर हमने इंटरव्यू में देखा जहां उन्होंने कहा कि हाँ यार इस बार गलत तो हो गए, हमने थोड़ा ज्यादा सोच लिया। बिल्कुल सही बात है। अब फिर अभी मैं आपको कॉन्फिडेंस देख रहा हूं। अब क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कहते हैं ना, दूध की जली छाछ भी फूक फूक कर पीती है, तो अभी तो आप जल कर आए हैं बड़ा टीवी। बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात को सुनिए। जो मैंने कहा चुनाव से पहले, क्या है, 2020 का जमाना है, पॉडकास्ट और व्हाट्सएप का ही जमाना है। मैंने 5 महत्वपूर्ण बातें कही चुनाव से पहले, हमने सब सुनी। सुन लीजिए, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि अगली सरकार मोदी जी की बनेगी, एनडीए की बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी बात हमने कही कि मोदी जी के पर्सनल पॉपुलैरिटी में, उनके सपोर्ट में, उसके इंटेंसिटी में कमी आई है। तीसरी बात मैंने कही कि मोदी जी तीसरे टर्म में दूसरे और पहले टर्म के मुकाबले कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। चौथी बात मैंने कही कि चाहे जितने भी सीट लेकर आए, समाज में जो बेरोजगारी है, फार्मर्स की समस्या है और इनइक्वालिटी है, ये बड़ी चुनौती बनकर तीसरे टर्म में उनको फेस करना पड़ेगा। पांचवी बात मैंने कही कि भाजपा की जो भी सरकार बने, जितनी भी ताकत से बने, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति उनके लिए बड़ी चुनौती रहेगी। और छठवीं बात जो मैंने कही कि कमोबेश, जो कि पहली बात बन गई, कि कमोबेश भाजपा को जो 19 में वोट और सीट आया है वही सीट वापस आएगा। भाजपा को वोट शेयर के हिसाब से अगर देखें तो करीब करीब उतना ही वोट शेयर आया है जो उनको 2019 में आया था। 0.7% वोट शेयर कम आया है। लेकिन सीटों का जो आकलन मैंने किया उसमें 50 सीटों से मेरा आकलन गलत हो गया। मैंने कहा 300, उनको आया 240। ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैंने 1 मिनट पूरा कर लें दीजिए। देखिए, जो लोग भी स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं, सर्वे सेफोलॉजी को समझते हैं, कोई भगवान तो है नहीं। बिल्कुल सही बात। आकलन पूरा सही है, वोट शेयर सही है, सीट के कन्वर्जन में 50-60 सीट कम है, जो बड़ा गलती है।
क्योंकि स्टैटिस्टिकली 3-4% से ज्यादा गलती नहीं होनी चाहिए, और वो गलती हुई तो कैमरे पर आकर कह दिया कि भाई गलती हुई। लेकिन जिस बंगाल के स्टेटमेंट की आप चर्चा कर रहे हैं, जो लोग आज मुझे बीजेपी का हवा बना रहे हैं का आरोप लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बंगाल में जब मैंने कहा कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा तो उछल उछल के ताली पीट रहे थे। लेकिन मैंने बंगाल में क्या कहा कि भाजपा को 100 से कम सीट आएगी। अब भाजपा को 5 भी आ सकती थी, 17 भी आ सकती थी, 50 भी आ सकती थी, 97 भी आ सकती थी, आया 77। ठीक बात। मैंने अभी 6 महीना पहले कहा जगनमोहन रेड्डी की बहुत बड़ी हार होगी आंध्रा में। लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया। लोगों ने कहा तो चंद्रबाबू नायडू से आप पैसा ले लिए हैं इसलिए कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। जगनमोहन रेड्डी को 151 से घट के 11 सीट मिली है। तेलंगाना मैं आ रहा हूं, तेलंगाना पर भी आ रहा हूं। मैं तेलंगाना को लेकर जो सवाल पूछा नाविका कुमार ने जब मैं पदयात्रा के शुरुआती दिन में कि कौन जीतेगा, चुनाव से 6 महीना पहले की बात है, तब कर्नाटक नहीं हुआ था। मैंने कहा था कि जो मुझे लगता है ये कठिन चुनाव है, लेकिन बीआरएस शुड बी थ्रू, दीज आर माय वर्ड्स, बीआरएस शुड बी थ्रू। कर्नाटक हुआ, बीआरएस ने बहुत गलती की, 6 महीना में चुनाव 6 महीना में बदलता है, लेकिन फिर भी वो मेरा दोस्त है। ठीक बात। अब आप देखिए, आपने कई लोग का नाम, लेकिन एक अंतिम बात मैं कहूंगा, ये जो आकलन है, बंगाल के आकलन और बिहार के आकलन और देश के आकलन में फर्क क्या है? फर्क यह है कि बंगाल में हम सिर्फ सर्वे और सेफोलॉजी नहीं कर रहे थे, बंगाल में हम काम भी कर रहे थे। बिहार में मैं सिर्फ सर्वे नहीं कर रहा हूं, बिहार में मैं 2 साल से गांव-गांव में चीजें बना रहा हूं और सर्वे भी कर रहा हूं। यहाँ जड़ थोड़ा आपका, तो यहाँ पर गलती होने की संभावना 100% तो कोई भी गारंटी नहीं कर, कोई भगवान नहीं है, लेकिन यहाँ पर गलती होने की संभावना कम है। फैक्चुअली आपकी बात मैं इसको समझ भी रहा हूँ। अब आपने कई इंटरव्यू, कई लोग का नाम लिया, तो एक नाम हम भी ले लेते हैं। आपने नाविका कुमार का नाम लिया, सौरभ द्विवेदी का नाम लिया, उस इंटरव्यू कहा। एक इंटरव्यू और बड़ा वायरल आपका हुआ अभी हाल फिलहाल में, पानी पीने, करण थापर जी। और आपने कहा कि मैंने कहीं कहा हो तो दिखाओ मुझे जी, मैंने कहीं कहा हो या तो सॉरी बोलो। फिर उसके बाद जब वो वीडियो उन्होंने डाला तो उसमें आपका ट्वीट भी मेंशन कर दिया जी, जिस ट्वीट में लिखा है कि आपने हिमाचल को लेके भी, उसमें ट्वीट जो था जी बिल्कुल, अब वो डाला जी, तो बात गलत हो, उसको काफी लोग चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए करण थापर मेरे बड़े मित्र हैं। उसके बाद बात हुई वो की बात अक्सर होती है। अब बात समझ लीजिए, फैक्ट को पहले समझिए। कई लोगों ने कहा करण थापर को जो मैंने इंटरव्यू दिया है उससे पहले मैंने करण थापर को 4 इंटरव्यू दिए हैं और 1.5 घंटे लंबे इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि करण थापर से मैं कोई डर रहा हूं कि मैं इंटिमिडेट हो जाऊंगा। करण थापर ने जो सवाल किया और ये कहा कि आप हिमाचल में और गुजरात में, हिमाचल और गुजरात के बारे में आपने प्रेडिक्शन किया था, हिमाचल में आप फैक्चुअली इनकरेक्ट थे। हाँ। मैंने उनको ये कहा कि मैंने ये कहाँ कहा है, वीडियो पर दिखाओ। आप जाकर फिर उस वीडियो को देखिए। मैंने कहा है कि आप वो वीडियो दिखाइए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपका ट्वीट है, उन्होंने कहा था वीडियो कि अखबारों में लिखा गया है। मैंने कहा भाई अखबार तो कुछ भी लिख देगा। फिर उनके समर्थन में उन्होंने कहा कि नहीं, आपने ट्वीट किया। ट्वीट क्या है उसको जाकर देखिए। ट्वीट इज नॉट अबाउट फॉरकास्टिंग इलेक्शन। ट्वीट यह है कि जो चिंतन शिविर कांग्रेस का हुआ है, मैंने लिखा है कि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। कांग्रेस इज फेसिंग एन इम्पेंडिंग डिफीट और समथिंग इन गुजरात एंड हिमाचल। वो हिमाचल के इलेक्शन को लेकर कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए हमने कहा तो कहा क्या है, आपको नहीं ठीक लगता ना कीजिए। मैंने करण थापर को ये कहा और आपको भी कहूंगा, भाई आप मेरे से आके पूछ रहे हो सर इनको कितना सीट आएगा, इनको कितना सीट, हम आपसे पूछे तो है नहीं, कि कहे तो नहीं कि आके हमसे पूछो। अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है कि इस आदमी को कोई ज्ञान नहीं, तो काहे बात कर रहे हो भाई। और अगर बात कर रहे हो, गप तीखा थूक कैसे, नहीं सुन तो मजा काटना था वहां कहते को प्रशांत किशोर ने कहा सुनो तो सीट नहीं आई बीजेपी। सुनो मेरी बात। अगर जो मैं कहूंगा, मैं तो अपनी समझ से ही कहूंगा। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, कोई भगवान तो है नहीं। सही बात है। लेकिन आप इसलिए मेरे से पूछ रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि इस आदमी को थोड़ी बहुत समझ तो है। जब मैंने बंगाल में भी कहा था तो करण थापर से ज्यादा राहुल कंवल या नाविका कुमार के इंटरव्यू में जहां मैंने कहा, राहुल कंवल ने कहा मुझे कि क्या बात करते हो प्रशांत जी, ऐसा कभी होता है? भाजपा के ट्रोल आपको मार डालेंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। और उस इंटरव्यू के बाद आपके लिए है कि बंगाल का रिजल्ट आया और आपकी ताली बज गई, नहीं, 6 महीना तक लोगों ने मेरा जीना हराम करके रखा था कि तुमने 100 कहा है बेटा, याद रखना। अरे हम नहीं आएगा तो तुमको छोड़ना पड़ेगा। हम लोग खुद बैठ के गिनते थे कि आप बंगाल वाला। अरे आप तो फिर भी आप हैं,
आप पत्रकार हैं, मेरे घर वाले चुनाव के एक दिन पहले रात पे रिजल्ट के पहले फोन करके बोल रहे हैं, सब बात तो तुमने ठीक कहा यार, ये 100 वाला बात क्यों कह दिया, मान लो 100 से ज्यादा आ गया तो आपके लिए वो एक लाइन की घटना है कि प्रशांत किशोर ने कहा और बंगाल में वैसा हो गया। मेरे लिए वो 6 महीने नाइट मेयर रहे हैं। आज लोग गाली उतना नहीं दे रहे जितना उस समय गाली दे रहे थे। उस समय भाजपा ही गाली दे रहे थे, सबको लग रहा सरकार शायद पलट जाएगी। अरे भैया उस समय भाजपा ही गाली दे रहे थे, आज कांग्रेस ही दे रहे हैं। आप कुछ भी बोलिएगा तो गाली देगा ही देगा उसको। देखिए मेरे पिताजी ने बहुत एक अच्छी बात बताई है, जो कुछ नहीं करता है वो आलोचना करता है। उनको तो कुछ करना है नहीं, तो बैठे हुए हैं ट्वीट पे गाली दे रहे हैं, देते रहो भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको मजा आता है इस सब में? मैं तो देखो, मैं पेपर पढ़ता नहीं हूँ, न्यूज देखता नहीं हूँ, मेरे यहाँ टीवी नहीं अंदर, मैं टीवी देखता नहीं हूँ, पेपर पढ़ता नहीं हूँ, ट्विटर डिलीट कर दिया है, फेसबुक मेरा है नहीं, तो गाली दोगे तो हमको खबर पहुंचती नहीं। लेकिन पिछले चुनाव तक तो एक्टिव थे आप। मेरा ट्विटर जो मैंने अभी अपने फोन से हटा दिया है, उस पर जाकर देखे 8 साल में मैंने कोई 60 या 62 ट्वीट किए। इतना ट्वीट तो आजकल दिल्ली में लोग एक दिन में कर देते हैं, पैसा आता है ना आजकल। 8 बरस में मैंने 60-62 ट्वीट किए हैं, 8 बरस में। ठीक बात। यहाँ लोग एक दिन में 60 ट्वीट करते हैं। तो अब मैंने इसलिए हटा दिया है कि मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूँ, ना मुझे ट्विटर से मतलब है, ना आप देख लीजिए मेरा कोई फेसबुक नहीं है अकाउंट। हमने सुना आप कहीं आप पोस्ट नहीं करते कहीं? जीवन में नहीं किया, हमको पोस्ट करने आता ही नहीं है। लोग समझता है मैं सोशल मीडिया विजार्ड हूं। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, अगर आप मुझे चैलेंज भी दे दे यहाँ कि तुमको फेसबुक पर एक पोस्ट करना, मैं नहीं कर सकता हूं, मैंने किया ही नहीं आज तक। ठीक बात। अब मैं सोशल मीडिया हटाता हूं, वापस जन स्वराज पे आता हूं। काशीराम जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हरवाने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। एक आम आदमी पार्टी का अपवाद में हटा दूं तो मुझे ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसे ही राइज दिखता है। बीजेपी भी आई, हारी, जीती, हराई, फिर बाद में बन गई। आप कह रहे हो कि लहर है, माहौल है, जो महसूस भी होता है, लेकिन आमतौर पर भीड़ आना और उसका वोट में तब्दील हो जाना कई बार बड़ा विरोधाभास भी होता है। हमने यूपी में कई बार देखा है। अब बिहार वो राज्य है जो लेन देन वाला राज्य है, पार्शियल जाता है। अगर जन स्वराज जो आपकी पार्टी होगी नहीं निकाल पाई अकेले, जो आमतौर पर किसी फर्स्ट टाइम लड़ने वाली पार्टी से प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल लगता, खासतौर पर बिहार जैसे राज्य में, लोगों के मन में बड़ा इंटेंस सवाल है, उसके बाद क्या करूं? देखिए कांसीराम जी बहुत बड़े नेता थे। मुझे लगता है कि पिछले 30-40 सालों में सोशल पॉलिटिकल मोबिलाइजर में उस आदमी से बड़ा कोई व्यक्तित्व समाज ने देखा नहीं पिछले 30-40 सालों में। उन्होंने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही, लेकिन एक फर्क है, कांसीराम जी के जमाने में टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है। तो जो बात पहले आप पोस्ट कार्ड से बताते थे, पोस्ट कार्ड को पहुंचने में 10 दिन लगता था, अब ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से 1 दिन में पहुंच रहा है। तो अगर आप ये सोशल मीडिया को हटा दें या डिजिटल जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कम्युनिकेशंस के, उसको हटा दें, तो बिल्कुल जन स्वराज को भी उतना ही समय लगता है, कहीं इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो प्रशांत किशोर भले ही एक गांव में बोल रहे हैं, आज ऑन एन एवरेज 2 करोड़ लोग बिहार में डेली जन स्वराज के वीडियो देखते हैं, डेली। ठीक बात। तो 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने में कांसीराम जी को जितना समय लगा होगा, उसके मुकाबले जन स्वराज को कम समय लग रहा है। इसलिए नहीं कि जन स्वराज वाले लोग ज्यादा काबिल हैं, इसलिए कि हम लोग को वो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है। सहमत है। दूसरी बात, जो नेता काम करता है 10 साल में, ये जो आपने जर्नी बताई लड़ने के लिए, हराने के लिए, जीतने के लिए, तो जनरली एक आदमी साल भर में, महीने में 10 दिन 15 दिन काम करता है। तो हमने तय किया है कि भाई 3 बरस में अगर हम विदाउट ब्रेक, बिना छुट्टी लिए हुए, बिना ब्रेक लिए हुए काम करूं, तो मुझे 10 बरस का काम 3 बरस में करना है। तो मोदी जी वाला हमको शुरू किया? नहीं भाई, मोदी जी लोग बहुत बड़े हैं। मैं नहीं 18 घंटे में काम नहीं करते हैं। मैंने ये आपको कहा कि सामान्य जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो महीने में 10 दिन 12 दिन काम करते हैं। उसको दुकान भी चलानी है, उसको परिवार भी चलाना है, उसको काम भी करना है, उसको नौकरी भी करनी है। हम लोग जो काम, जितने नंबर ऑफ डेज, वर्किंग डेज अगर आप मेरा देखेंगे, तो वो उतना ही है जितना शायद कांसीराम जी को लगा हो या दूसरे को लगा हो, लेकिन इट इज पैक्ड इन 3 years। तो यू आर कॉन्फिडेंट कि आप जीत जाओगे? हम लोग, आई एम कॉन्फिडेंट कि जन स्वराज आइदर अर्श पर होगा या फर्श पर होगा। मतलब या तो कुछ नहीं होगा, या तो जमानत जब्त हो जाएगी, या तो जमानत जब्त हो जाएगी। अगर जो बात हम लोग कह रहे हैं वो लोगों को समझ में नहीं आएगी और हम लोग का कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर समझ में आ गई तो इतनी सीट आएगी कि आप गिन नहीं पाओगे।
अब की बार प्रशांत किशोर की सरकार ना, अब की बार जनसुराज, अब की बार जनता का राज। अच्छा, अब देखो, लड़का क्योंकि अभी पैदा हुआ नहीं है, अभी 2 अक्टूबर को पैदा होगा जी, लेकिन अब फिर भी जो हम और आप मिले हैं और बात कर रहे हैं लड़के के भविष्य के बारे में जी। और आपने दुनिया भर के बच्चों का भविष्य बताया है कि बंगाल में 100 नहीं जाएगा, फलाना ढमकाना, और आप कॉन्फिडेंट हो। तो एक आपकी टीम से मैं मिल रहा था, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, कहते यार 130 सीट। मैं भी कई लोगों से बात कर रहा था आपके यहाँ पे, अच्छा। कि 130 140 तो हम मान के चल रहे अरे हैं कि बाप हमारा पक्का हो गया। कुछ आपके भी तो मन में चल रहा होगा ना? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सबका भविष्य आप अगर 130-40 सीट आई तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा, बहुत बड़ी हार मानूंगा। पहले चुनाव में वो मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी हार मानूंगा कि 3 साल मेरे जीवन का सब कुछ, मेरा अनुभव, मेरा प्रयास, मेरे संसाधन, मेरा सब कुछ, मेरा जीवन मैंने दांव पर लगाया है। उसके बाद अगर 130 सीट अगर आए तो मैं उसको जनसुराज की हार मानूंगा, अपनी व्यक्तिगत हार मानूंगा। आपको कैमरे पर कह रहा हूं, अर्श पर या फर्श पर, बीच में नहीं मरेंगे। प्रशांत किशोर के अंदर जो ये एक फायर है अंदर वाली, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कई बार ये लगता है ना कि ये प्रैक्टिकल क्या है। लोग तो कहते हैं मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं। अभी मैं गांव-गांव में जाकर कहता हूं कि मैं वो उनमें से नहीं हूं जो बस लड़ने के लिए लड़ता है। हम लड़ने यहां आए हैं तो ये सोच समझ कर आए हैं कि कितनी कठिन लड़ाई है, इसको जीतने के लिए कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितना संसाधन जुटाना पड़ेगा, ये सोच समझ कर आए। आपको लगता है लोग भूल जाएंगे कि मैं फलानी जात का हूं या ये है? बिल्कुल नहीं, या फलाने धर्म का है, बिल्कुल नहीं, या जब आखिर में मोदी जी आएंगे और तेजस्वी आएंगे और कहेंगे ये कब्रिस्तान है, बिल्कुल नहीं भूल, सारी बातें जब होंगी, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर कैसे जनता? लेकिन इन सब के ऊपर उनको अपने बच्चों का चेहरा याद रहेगा, क्योंकि बिहार के बच्चे आज नग्न दशा में घूम रहे हैं। बिहार के बच्चे सबसे कठिन स्थितियों में 10 घंटे 12 घंटे मजदूरी कर रहे हैं। बिहार के बच्चे देश में सबसे ज्यादा अनपढ़ हैं। बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा गरीब, बेरोजगार और भुखमरी के शिकार हैं। तो लोगों को इसीलिए पहले दिन से प्रशांत किशोर का चेहरा नहीं याद दिलाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि एक एक आदमी अपने बच्चों के लिए वोट देना, और जिन नेताओं ने तुम्हारे बच्चों को गरीब, अनपढ़ और मजदूर बनाया है उसको वोट नहीं देना। बाकी जिसको वोट देना है दे दो। मैं आपकी जब बात सुन रहा हूं, क्योंकि यूपी बिहार के लोगों से मेरा बड़ा राब्ता रहा है जी, और बड़े भावुक लोग होते हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं कि अगर आपने दिल जीत लिया तो आपके लिए जान देने को तैयार है जी। अपने बच्चों से बड़ा लगाव रखते हैं, क्योंकि पलायन बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा है बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी है कि आपने ये कहा कि सुनो, अपने बच्चे की आंख में देखना जी, आप डायरेक्ट कट कर रहे हो अपने बच्चे को डाल के कि इधर देखो। कह रहा हूं, नहीं, मैं बार बार पार्ट ऑफ गुड स्ट्रेटजी नहीं है ये, इस समाज